हेलो एवरीवन। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने सीपी और सीवी के बारे में रिलेशन पढ़ा था कि सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीपी और सीवी निकालने के लिए सीखा था। किसके लिए? आपका गैस के लिए, कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी और सीवी किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक, ये सारा चीजें हमने जो है हम लोगों ने सीखा है। ठीक है ना। आज जो है हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और न्यूमेरिकल्स कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में ये सारी चीजें हमने बताया था, फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। आपको बताया गया था कौन कौन सा सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू कितना होता है। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आपको आर बताया गया था ना। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर बताया गया था। तो ये आपका वैलिड है किसके लिए? 1 मोल ऑफ गैस के लिए, है ना। ये आपका वैलिड है किसके लिए? 1 मोल ऑफ गैस के लिए। 1 मोल गैस रहेगा तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा आपका? एनआर के। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास एन मोल गैस हो जाएगा, और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये जो इक्वेशन है ये आपका नीट में पूछा होगा। ठीक है। नीट कब आपका 2021 का जो पेपर हुआ था तो उसमें बोल दिया था कि सीपी और सीपी में क्या रिलेशन होता है। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर जो ऑप्शन था वही आपका सही ऑप्शन होता है ना। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर के बराबर। अगर आपके पास क्वेश्चन रहता कि फॉर एन मोल ऑफ गैस, एन मोल ऑफ गैस सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होगा। हम इससे मान लेते हैं कि आपके पास है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दे दिया है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तीसरा ऑप्शन दे दिया है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू 2 आर। और चौथा दे दिया है सीपी प्लस सीवी इज इक्वल टू एन आर। ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा होगा? इसमें आपका होगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कौन सा? एन आर। ठीक है। एन मोल आपका गैस रहेगा तो उसके लिए सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कितने हो जाएगा? बराबर हो जाएगा एनआर के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। ये आपका 1 मोल के लिए होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एनआर, आपका किसके लिए होता है? आपका एन मोल गैस के लिए होता है। ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसमें जो है आगे हम कुछ बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपका ये सीपी और सीवी किसके लिए है? किसी गैस के लिए है, किसी एक गैस के लिए। अगर बहुत सारे गैस को मिक्स कर देंगे तो सीपी और सीवी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका हम बता दे रहे हैं आपको कि सीपी और सीवी मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए कैसे निकाला जाएगा। ठीक है। अब देखो और इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर बैचेस के लिए या पर्टिकुलर बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है। आप लोग रेगुलर क्लास करिए और इसमें अब कुछ ज्यादा ही हम लेक्चर सब डालेंगे। जो रेगुलर क्लास करेगा उसका नीट का पेपर या नीट का क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। बिना देखे आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं होगा। तो जो भी क्लास अपलोड किया जाता है आपको पूरी तरह बढ़िया से देखिए, पूरा देखिए। बड़ा बड़ा के देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। ठीक है। और पूरा मैं लेक्चर इसका डालने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है ना। तो अब देखो, मान लेते हैं कि दो गैस को मिक्स कर दिया जा रहा है, तो उस केस में आपका क्या निकलेगा? सीपी मिक्स निकलेगा। और ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा कौन सा? सीपी मिक्स इज इक्वल टू N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाई N1 प्लस क्या हो जाएगा आपका? N2 हो जाएगा। ठीक है। N1 CP1 प्लस N2 CP2 बटा N1 प्लस N2। अगर आपके पास सी भी मिक्स पूछा जाए तो आप लिखो क्या? N1 CB1 प्लस N2 CB2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका? N1 प्लस N2। फिर N1 एंड N2 क्या है? मान लेते हैं गैस 1 है आपका। ठीक है। मान लेते हैं क्या है? गैस 1 है। और ये आपका क्या है? गैस 2 है। तो गैस 1 का जो मोल है वो N1 मोल दे दिया है। गैस 2 का मोल कितना दे दिया है? आपका N2 दे दिया है। CP1 क्या है आपका? CP1 गैस 1 का दिया है। CP2 आपका गैस 2 का। CB1 गैस 1 का और CB2 आपका गैस 2 का दिया हुआ है। ठीक है।
तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अगर आपको गामा मिक्सचर अगर निकालना है तो गामा मिक्सचर क्या हो जाएगा, सीपी मिक्सचर बटा में सीबी आपका मिक्सचर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कितना, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका N1 CP1 प्लस कितना N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 CB1 प्लस N2 CB2। तो ये चीजें हमने बता दी आपको। मिक्सचर ऑफ मिक्स कर देंगे बहुत सारे गैसेज को, तो उस केस में गामा मिक्सर या सीपी मिक्सर वगैरह कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा और इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको आपको बनाना होगा, ठीक है। देखिए इससे मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 2 mole of gas A and 3 mole of gas B is mixed, then what is the CP, या लिख सकता है what is the molar heat capacity, what is the molar heat capacity at constant क्या हो गया आपका प्रेशर। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 2 मोल ऑफ गैस ए and 3 mole of gas B is mixed, then what is the molar heat capacity at constant pressure आपका, ठीक है। और गैस A के बारे में दे दिया है आपका कि गैस A आपका जो है वो आपका मोनो एटॉमिक है और आपका गैस बी दे दिया है आपका कौन सा, डाई एटॉमिक, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है कि 2 मोल गैस ए का और 3 मोल गैस बी का अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा। गैस ए आपका क्या है, मोनोएटॉमिक है और गैस बी आपका क्या है, डाइएटॉमिक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो N1 N2 आपको निकालना होगा, है ना। गैस ए मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ और गैस बी में आपका एक तरफ। इसका मोल कितना है, N1 का वैल्यू 2 है और इसका मोल कितना है आपका, N2 का वैल्यू आपका 3 दे दिया है। और अब आपको क्या निकालना होगा, CP1 इसका भी निकालना होगा, CP1 इसका भी निकालना होगा। तो CP1 निकालने के लिए क्या आप करेंगे, है ना। तो आपको पता है कि सी भी इज इक्वल टू कितना होता है, आर बटा गामा माइनस 1 होता है। सी भी इज इक्वल टू आर बटा गामा माइनस 1 होता है। गैस ए आपका मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक के गैस में कितना हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। और यहाँ पे डाई एटॉमिक केस में ये हो जाएगा कितना आपका 7/5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले ही आपको बताया 7/5 होता है। तो अगर हमको CP1 निकालना रहे, अरे CP1 निकालना रहे तो किस तरीके से निकालिएगा, ठीक है। CP1 निकालने के लिए अब क्या करोगे, CP1 इज इक्वल टू हमने बताया है गामा आर बटा गामा माइनस 1, फॉर्मूला आपको बताया है। CB इज इक्वल टू कितना होता है, आर बटा गामा माइनस 1। CB इज इक्वल टू कितना होता है, आर अपन कितना गामा माइनस 1, ठीक है ना, ठीक है। तो CP इज इक्वल टू गामा आर बटा गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो CP1 निकालिएगा तो गामा का वैल्यू कितना आपका 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 यार बटा गामा माइनस 1 मतलब 5/3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5R/3 और इधर हम 3 LCM ले जाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा आपका 5 - 3 गया आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5R/2। तो CP1 किसके बराबर आ जाएगा, 5R/2 के बराबर होगा। इसी तरह से अगर आप CP2 निकालना चाहते हैं तो CP2 निकालने के लिए क्या करोगे आप, गामा आर बटा गामा माइनस 1 अप्लाई करोगे। गामा के जगह कितना पुट करेंगे आप 7/5, तो 7/5 आर बटा 7/5 माइनस 1 और ये आपके इक्वल हो जाएगा कितने के बराबर
ये हो जाएगा 7/5 R इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, ये सॉल्व कर लीजिएगा। ये 7R कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 7R/2 और ये हो जाएगा आपका कितना, 5R/2। अब देखो सीपी अगर मिक्सचर हमको चाहिए तो डायरेक्ट क्या कर लें आप लोग, फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो CP1 CP2 निकल गया है। अब हमको आपको निकालना है क्या, सीपी मिक्सचर। तो सीपी मिक्सचर होता है आपका N1 CP1 N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 आपका 2 है, CP1 आपका कितना हो जाएगा, 5R/2 हो जाएगा। N2 आपका कितना है, 3 है, और ये हो जाएगा CP2 7R/2 बटा में हो जाएगा 2+3। तो इसको हम लिखेंगे कितना, 2 कल गया, 5R प्लस ये 21R/2 बटा में हो जाएगा 5। यहाँ पर आप ले लीजिए 2 LCM, तो 2 × 5 कितना होगा, 10। 10R प्लस 21 कितना हो जाएगा, 31R/2 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। तो ये 31R कितना हो जाएगा आपका, 10। दिस इज द आंसर। ये सीपी मिक्सचर जो है इक्वल हो जाएगा कितना, 31R अपन कितने, 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कायदे से करना होगा, ये देख के काम नहीं चलने वाला है। ये आपको खुद से घर पे कॉपी पे करिएगा तभी जाके होगा, अदरवाइज आपका दिक्कत करेगा, ठीक है। तो CP1 हमने सीपी मिक्सर का हमने निकाल दिया है। इसी तरह से सीवी मिक्सर का भी आप निकाल सकते हैं। अगर गामा मिक्सर का पूछता तो क्या करना पड़ता, सीवी भी निकालना पड़ता सीवी मिक्सर का, और यहाँ पर अप्लाई करना क्या है, N1 CV1 N2 CV2 बटा N1 प्लस N2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लें और फिर आगे हम इसमें बताते हैं। तो ये चीजें हमने आपको बता दिया, CP1 CV मिक्सर इस तरीके से हम कैसे क्या निकालेंगे, ठीक है। और कल हमने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी के बारे में कि इंटरनल एनर्जी डेली यूज्ड किसके बराबर हो जाएगा, NCB डेल्टा T के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देख लीजिए, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स को शॉर्ट में लिखते हैं T/ क्या, D, ठीक है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका पहला जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो क्या बोलता है, इसमें और एनर्जी कंजर्वेशन में आपको जानते हैं कि क्या होता है, एनर्जी किसमें आपका कंजर्व होता है, इनिशियली फाइनली कंजर्व होगा। एनर्जी का फॉर्म बदल सकता है, एनर्जी आपका डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वही लिख लीजिएगा, एनर्जी neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form to another form, ठीक है ना। एनर्जी neither be created nor be transformed, it can be transferred from one form to what another, ठीक है। आप लिख लीजिएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही आपको एक इक्वेशन मिलता है, देखिए देखिए ये हमारा क्या है, आपका सिस्टम एक है ना, ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। डेफिनेशन नहीं पूछता है लेकिन ये चीज हम लोग यूज करते हैं। ये सिस्टम आपका है, ठीक है। अब सिस्टम है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगा। इंटरनल एनर्जी हमने कितना मान लिया, E1 मान लिया। मतलब इनिशियल जो एनर्जी आपका है सिस्टम का, वो आपका कितना है, इनिशियल एनर्जी आपका सिस्टम का वो आपका
E1 के बराबर है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये सिस्टम पे कुछ वर्क हुआ, पहले से एनर्जी आपका कितना है, E1 है। अब सिस्टम पे कुछ वर्क हुआ, ये W, और कुछ एनर्जी आपको कुछ हीट आपको सप्लाई कर दिया गया, है ना। सिस्टम पे कुछ वर्क हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, और हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कन्वेंशन का ही सारा खेल है थर्मोडायनेमिक्स में। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, और ये क्या रहा है, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम हो रहा है। तो अब जो इसका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, इसका जो फाइनल एनर्जी हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं कि U2 के बराबर है। मान लेते हैं किसके बराबर, U2 के बराबर है। पहले से एनर्जी इसके पास कितना है, E1 के बराबर है। पहले से एनर्जी किसके बराबर है, आपका E1 के बराबर है। तो ऑन सिस्टम हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस W लिखेंगे। हीट एब्सॉर्ब सिस्टम हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका, प्लस क्यू होगा, माइनस क्यू नहीं होगा। सिस्टम हो रहा है तो इस कारण से प्लस क्यू और ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, इस कारण से क्या होगा आपका, प्लस W हो जाएगा। तो यहां से आपका U2 माइनस E1 किसके बराबर आ गया, Q प्लस W के बराबर। तो डेल्टा U बराबर आ गया Q प्लस क्या, W। डेल्टा U बराबर Q प्लस W आ गया। और इस पे खूब क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे अभी। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको लिखना होगा ये, वेयर लिख लीजिएगा, वेयर डेल्टा ई इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन क्या, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। क्यू क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। डब्ल्यू क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ठीक है, इसको यूज करना है, यूज विथ साइन। यूज विथ साइन, साइन के साथ यूज करना। साइन करने का मतलब मान लेते हैं कि हीट जो है आपका एब्जॉर्ब ना होकर के रिलीज हो जाएगा, या हीट एब्जॉर्ब पास फॉर्मूला आ गया कौन सा, डी इज इक्वल टू कितना, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको देख लीजिए कैसे कैसे इसको आ, लिखा हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर देख लीजिए पहले, उसके बाद इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये आपका हो गया डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या, डब्ल्यू। ठीक है, डेल यू इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर हो गया। अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको डेल यू की जगह डी यू भी लिख देते हैं, इसको क्यू प्लस डब्ल्यू भी लिखा जाता है, या इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू भी हम लोग लिख देते हैं। तो तीनों आपका एक ही चीज है, तीनों में कोई डिफरेंसेज आपका नहीं है। ठीक है ना, डेली चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये भी इंटरनल एनर्जी चेंज इन है, ये क्यू डब्ल्यू ये सब आपका वही चीज है। ठीक है ना, तो इस केस में कोई भी किसी भी केस में कोई फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, जहां पे जैसा तो आपको याद रखना है, डेली इज इक्वल टू कितना, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू विथ प्रॉपर साइन आपको यूज करना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और क्वेश्चन बनेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या है आपका, देखो क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका दे दिया है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 20 किलो जूल हीट। क्वेश्चन आपका है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 20 किलो जूल हीट। A system absorbs 20 kilojoule heat and also does एक मिनट एक मिनट वहां रखा हुआ है, ले ली। हाँ हम ले लिए, खा लिए।
अब चलेगा इसी में, कोई दिक्कत नहीं। अरे हो जाएगा, कोई अब यही जाएगा वीडियो, बिरयानी खाइए। A system absorbs 20 kilojoule heat and also does 10 kilojoule of work, ठीक है ना, 10 kilojoule of work. Calculate internal energy. Calculate change in internal energy. Calculate change in क्या, इंटरनल एनर्जी। ये ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। A system absorbs 20 kilojoule heat and also does 20 kilojoule of work. इतना वर्क कर रहा है और इतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। कैलकुलेट द चेंज इन क्या, इंटरनल एनर्जी आपको निकालना है। अब बताइए कि ये इतना जूल आपका एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, तो ये तो क्यू दिया हुआ है, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा। ये चूंकि आपका कर रहा है सिस्टम, तो एब्जॉर्ब जब सिस्टम करता है तो हमने आपको बताया क्या लिखते हैं, वह प्लस लिखते हैं, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 20 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो डस 20 किलो जूल ऑफ वर्क। सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाई द सिस्टम अगर है, तो हमने आपको बताया है क्या, वर्क डन बाई द सिस्टम अगर है तो उसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, कहाँ पे, सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे W हो जाएगा आपका -10 किलो जूल, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल कितना हो जाएगा, डेली हो जाएगा Q प्लस W। Q कितना है आपका 20 और ये हो जाएगा -10, मतलब 10 किलो जूल आपका है, ठीक है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 10 किलो जूल आ गया है, 10 किलो जूल आया है। ये डायरेक्ट हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाला है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन जो देते हैं वो उस तरह से भी दे सकता है कि इंटरनल एनर्जी कितने एनर्जी से बढ़ जा रहा है। ऑप्शन जो इसे आपका दिया हुआ है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 10 किलो जूल। आपके ऑप्शन इस तरीके से भी दे सकता है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 10 किलो जूल, कि डिक्रीज बाय 10 किलो जूल, इस तरीके से भी दे सकता है। तो इंक्रीज कहने का मतलब क्या हो गया कि इंटरनल एनर्जी जो पहले था और जो बाद में है, तो बाद में इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया, तभी इंक्रीज करेगा। तो डेली जो हम आपको निकाल के दिए हैं ये क्या है आपका U2 माइनस E1 है। तो U2 माइनस E1 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब U2 जो है वो ज्यादा होगा, E1 आपका क्या होगा, छोटा होगा। मतलब ये जो एनर्जी है, आप बोल सकते हो कि इंटरनल एनर्जी जो है 10 किलो जूल से सिस्टम का बढ़ जा रहा है। सिस्टम का इंटरनल एनर्जी 10 किलो जूल से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए और आगे इसमें कुछ क्वेश्चन और हम आपको करवा रहे हैं। आगे है, देख लीजिए। ये बिल्कुल आपका नीट का जो क्वेश्चन जिस तरीके से आता है, बिल्कुल उसी पैटर्न मैं आपको सन करवा रहा हूँ। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से आप करेंगे, बिल्कुल हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन दे दिया है आपका कि मैथमेटिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन दिया है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैथमेट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ क्या, थर्म, व्हेन Q is heat supplied, when Q is
heat supplied, and W the work done by the system. The work done the सिस्टम इच। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आपका पहला आपका इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, दूसरा आपका दिया हुआ डेली यूज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू है, तीसरा आपका दिया हुआ डेली यूज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस क्यू है, चौथा है आपका दिया हुआ है डेली यूज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, इसमें दे दिया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या किया है, देखिए इसमें देखिए क्या किया है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में व्हेन Q इज हीट सप्लाइड, Q इज क्या, हीट सप्लाइड, एंड W इज वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम पे आपका हीट क्या किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, और W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से एरो होगा, मतलब वर्क डन ऑन द सराउंडिंग हो रहा है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, हमने ऑलरेडी बताया है कि डेली इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हम लोग क्यू और डब्ल्यू का साइन लेकर के यूज करते हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो क्यू होगा, और डब्ल्यू आपका बाय द सिस्टम हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस डब्ल्यू, तो डेली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, डेली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन का हमको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें, है ना। देखिए आपका कुछ क्वेश्चन हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी पे भी कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो हमने आपको करा दिया, डेली इज इक्वल टू कितना क्यू प्लस डब्ल्यू पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी पे भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज दिस। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द मोलर हीट कैपेसिटी, द, ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ, क्वेश्चन आपका मिनट में पूछा हुआ दिया है, तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर at constant pressure, at constant pressure is 75 joule per Kelvin per mole, when 1 kilojoule, when 1 kilojoule of heat is supplied, 1 kilojoule of heat is supplied to 100 gram water, which is free to expand, which is free to expand, it is free to expand, the increase in temperature of water is, the increase in temperature of water is, है ना। ये आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन इसमें दे दिया है 1.2 केल्विन, दूसरा आपका दे दिया है 2.4 केल्विन,
तीसरा आपका दे दिया है 4.8 केल्विन एंड चौथा आपका दे दिया है 6 पॉइंट कितना 6 केल्विन। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए क्या है आपका, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर दे दिया है। मतलब क्वेश्चन में देखो क्या दे दिया, Cp इज इक्वल टू 75 जूल पर केल्विन पर मोल आपका दे दिया है। व्हेन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, मतलब Q इज इक्वल टू कितना आ गया 1 किलो जूल। देखना यहाँ जूल में है और ये किलो जूल, तो 1000 जूल हम इसको ले लेंगे यूनिट को सेम करने के लिए, ठीक है। सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना आपका 100 ग्राम, विच इज फ्री टू एक्सपेंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। देखो हो कर रहा है 100 ग्राम वाटर आपका है, ठीक है। 100 ग्राम वाटर है, उसका मोलर हीट कैपेसिटी आपका दे रखा है और बाहर से 1000 जूल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो। तो बाहर से 1000 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो कुछ इनिशियल उसका टेम्परेचर वाटर का होगा। जैसे हीट सप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बोल रहा है कि टेम्परेचर कितना से बढ़ेगा, मतलब अगर पहले T1 टेम्परेचर है, हीट सप्लाई करने के बाद T2 टेम्परेचर हो गया, तो बोला कितना से बढ़ गया, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है T2 माइनस T1 आपसे पूछा जा रहा है, मतलब आपको डेल्टा T निकालना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया है कौन सा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T वाला फॉर्मूला लगा करके इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो आप लोग क्या करिएगा कि ठीक है पढ़िए पहले, है ना। सब्सक्राइबर आप लोग जो है 1000 किसी तरह से करिए। 1000 करने के बाद आपके सारे चैप्टर विधिवत तरीके से मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ और आपका हर एक चैप्टर्स का मटेरियल में मैं आपको दूंगा। उस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा और उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, उस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन भी करूंगा, ठीक है, ऑनलाइन ही। चलो देखो, तो Q इज इक्वल टू हो गया NCP डेल्टा T। तो Q का वैल्यू कितना आ गया। अच्छा यहाँ पर हम ये क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T या Q इज इक्वल टू C डेल्टा T क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात कि मास दे दिया है, Q भी आपका दिया हो, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया, ये दिया है मोलर हीट कैपेसिटी। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा होगा मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे C भी आपका क्या हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, इस कारण से यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एनसीपी डेल्टा टी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 1000 जूल और एन मतलब क्या आपका इसका मोल, तो मोल इज इक्वल टू कितना होता है मास बाई मोलर मास। सीपी आ गया 75 और ये आपको डेल्टा टी निकालना है। तो 1000 इज इक्वल टू मास कितना है 100 आ गया, मोल मास वाटर का 18 आ गया, इंटू 75 इंटू कितना आ जाएगा डेल्टा। तो यहाँ से डेल्टा टी आपका हो जाएगा 18 गुना 1000, 18 गुना 1000 बटा 100 गुना 75 आ जाएगा। ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, ये आपका 5 से 15 और ये 2 हो गया, कितना होगा 36/15, 36/15 का मतलब 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 केल्विन। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये आपका नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको भी क्या होगा आसानी होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम आपसे बनवाते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन आपका इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर अ लिक्विड इज स्टार्ड विथ अ पैडल, है ना, टू इंक्रीज द टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। होता क्या है, हो क्या रहा है, देखो ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है ना। कंटेनर में आपका क्या है लिक्विड रखा हुआ है, कंटेनर में आपका क्या है लिक्विड रखा हुआ। तो ये क्या हो गया सिस्टम हो गया, ये क्या आपका हो गया सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया आपका एक सिस्टम हो गया, ठीक है।
क्लोज इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एडियाबेटिक। इंसुलेटेड करने का मतलब एडियाबेटिक, मतलब हीट बाहर आपका रिलीज नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एक्टिविटी स्टार्ट का मतलब होता है घुमाना, है ना। किसी माध्यम से, किसी मशीन से उसको क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है विथ अ पैडल, है ना। पैडल के माध्यम से लिक्विड को क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो लिक्विड को घुमाओगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वही बोल रहा है कि इस केस में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए कि एक आपका कंटेनर है, कंटेनर में आपका लिक्विड रखा हुआ और कंटेनर आइसोलेटेड है ना। आइसोलेटेड कहने का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ का इंसुलेटेड। आइसोलेटेड कहने का मतलब क्या हो गया, एडियाबेटिक कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका हीट ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं हो रहा है ना। जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में डी क्यू इज इक्वल टू जीरो या क्यू इज इक्वल टू जीरो लेते हैं ना। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका क्यू इज इक्वल टू जीरो या डी क्यू इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस कंडीशन में कौन, इस चार ऑप्शन दिए इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। देखो पहली बात, क्यू इज इक्वल टू जीरो या डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, देख लो इसमें क्यू इज इक्वल टू जीरो कहाँ पर है। जिसमें क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा उस ऑप्शन को पहले हम लोग बाहर करेंगे। तो क्यू इज इक्वल टू जीरो इसमें आ रहा है और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो इसमें भी नॉट जीरो है। तो मोस्ट प्रिफर ऐसे ही आप डायरेक्ट मार दोगे ये वाला, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। क्यू इज इक्वल टू जीरो सिर्फ पहले ही केस में दे रहा है, तो बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं है। समझ के बाद बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अच्छा तब होता है जब थोड़ा सा चेक करना पड़े आपको। तो इसमें मैं मान लो कि इस ऑप्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दूं, यहाँ क्यू इज इक्वल टू जीरो कर दूं, तो थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ जाएगा। तो उस सिचुएशन भी आ सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आप देखो डी यू इज इक्वल टू कितना होता है, या डेल यू इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल यू इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू जीरो के बराबर हो गया तो डेल यू किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो डेल यू आपका क्या हो गया, डब्ल्यू के बराबर हो गया। डेल यू क्या हो गया, डब्ल्यू के बराबर। यहाँ भी डेल यू डब्ल्यू के बराबर, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ भी, यहाँ भी नहीं दिया है। तो डेल यू आपका डब्ल्यू के बराबर हो गया। देखो क्या क्या इसमें सही है। फिर ये कह रहा है कि डेल यू डब्ल्यू के बराबर होगा लेकिन वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ऐसा किस लिए बोल रहा है, ऐसा इसलिए बोल रहा है कि डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी बी डेल्टा टी होता है। डेल यू इज इक्वल क्या होता है, एन सी बी डेल्टा टी। अब एन का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, सीबी का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। डेल्टा टी अगर जीरो होगा तभी डेली जीरो होगा, अदरवाइज जीरो तो होगा नहीं। अब क्या हो रहा है कि पैडल को घुमाया जा रहा है, पैडल के द्वारा लिक्विड को स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा टी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा। चूंकि डेली जीरो के बराबर नहीं है तो डब्ल्यू भी क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डेल्यू डब्ल्यू के क्या है, बराबर है। इस कारण से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा, पहला हो जाएगा। तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में, ठीक है ना। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो आज हमने सिर्फ न्यूमेरिकल आपको कराया है और सारे क्वेश्चन जितना भी हमने आपको कराया है वो सारे के सारे आपके नीट में पूछे हुए हैं, बिल्कुल, है ना। सारे के सारे नीट में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो भी क्वेश्चन हमने कराया है तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्यू इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी पे भी हमने करा दिया है। गामा मिक्सर का भी क्वेश्चन करा दिया जिसमें सीपी दो गैस को मिक्स किया जा रहा है, तो उसका सीपी मिक्सर कैसे निकालेंगे या सही मिक्सर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आगे इस, ओके, थैंक यू।